गुड मॉर्निंग भाई, 9th क्लास वालों। देखो भाई, ये आपका पहला चैप्टर है और उसका नाम है क्या? नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम। अपन पूरी बुक के सभी बेसिक्स पढ़ेंगे, एग्जांपल्स करेंगे और एक एक एक्सरसाइज करके डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? हमें पता है कि हर चीज का एक सिस्टम होता है। आज के दिन चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज का क्या होता है? एक सिस्टम होता है। ठीक है, किसी भी चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से जचाने में क्या बोलते हैं? उस चीज का सिस्टम बोलते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं? अपने को भी पता है कि नंबर्स इंफिनिटी तक है, अनगिनत नंबर है। ठीक है, उन अनगिनत नंबर्स में नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि किस टाइप के जो नंबर्स हैं उनको क्या बोला जाएगा और किस टाइप के जो नंबर्स हैं उनको क्या बोला जाएगा। आप अब से पहले भी 9th क्लास से पहले भी ये टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये नंबर्स पढ़ चुके होंगे क्योंकि आपके हर क्लास में आए हैं, लेकिन फिर भी अपन एक बार बेसिक कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स होते हैं, देखो, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जो एक से शुरू होते हैं, 2, 3, 4 और कहां तक होते हैं? इंफिनिटी। ठीक है भाई, एक से लेके इंफिनिटी तक। दूसरे नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं भाई? होल नंबर होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को और ऐड कर देंगे, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को और ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएंगे वो। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर से होल नंबर में जीरो एक्स्ट्रा होता है। इतनी बात आगे भी समझ में? नेचुरल नंबर में नहीं, होल नंबर में नेचुरल नंबर से जीरो एक्स्ट्रा होता है। तब देखो, एक बेसिक सा पॉइंट समझना आप। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं? क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी होते हैं और होल नंबर्स 0 से इंफिनिटी होते हैं। ठीक है, तो होल नंबर में जीरो एक्स्ट्रा ही बच गया भाई। 1 से इंफिनिटी तो है ही, नेचुरल नंबर तो होल नंबर में है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट आप सुनो कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि होल नंबर में जीरो एक्स्ट्रा होता है। अगर ये बोल दें कि जीरो एक होल नंबर है तो क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है? जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो सभी होल नंबर्स हो गए वो क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर। अपने को एक एग्जैक्ट संख्या देते और ये पूछ ले क्या ये नेचुरल नंबर होगी? मान लो होल नंबर है, अपने को ये बोले 4 इज ए होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, और अपने को क्या पूछ ले, क्या 4 एक नेचुरल नंबर भी होगा? ये पूछ ले। ठीक है, तो अपन क्या बोले कि हाँ, 4 होल नंबर भी है और 4 नेचुरल नंबर भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑल की बात करें, ऑल ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ऑल के अंदर होल नंबर्स में जीरो भी आता है और जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब देखो तीसरे टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स में सभी जो कंप्लीट संख्याएं होती है ना, वो सभी आ जाती हैं भाई। माइनस इंफिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी? इंटीजर्स होंगी, कंप्लीट संख्याएं। फ्रैक्शन वाली संख्याएं इंटीजर्स नहीं होंगी। फ्रैक्शन क्या होता है? ये फ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये पॉइंट की वैल्यू होती है। ये क्या होंगी? ये इंटीजर्स नहीं होंगी। लेकिन कंप्लीट संख्याएं जितनी भी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700, 800, 900, 1000, 5000, 10,000, 15,000, 2 लाख, 5 लाख, वो सभी क्या होंगी? माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी?
बताओ भाई क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और q की वैल्यू, कंडीशन क्या होती है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू हो, बटे में वैल्यू हो, लेकिन क्या हो, q की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात। अब देखो आप एक चीज ये बताओ, क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे? क्या सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। अपन बस इंटीजर्स क्या होते हैं, -3, -2, 5, 7, 9, 11, 999, 799, ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्या सभी इंटीजर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अब अपन ने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, p बाई क्यू होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अपन बचपन से तीसरी चौथी क्लास से पढ़ के आए हैं कि जिस भी संख्या के नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू ना हो, उसके नीचे अपन क्या मानते हैं, एक मानते हैं, ठीक है। उसके नीचे अपन क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो बताओ ये रैशनल नंबर बन गए या नहीं, नहीं बन गए, बन गए या नहीं बन गए, बन गए ना। अब ये बोलोगे सर एक ही तो लगाया है, रैशनल नंबर कैसे बन गए? भाई रैशनल नंबर की कंडीशन है, p बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। ये p हो गया, ये q हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया, ये p हो गया, ये q हो गया। और q की वैल्यू रैशनल नंबर के लिए सिर्फ क्या कंडीशन है, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 की सिवा कुछ भी हो सकती है, p से बड़ी भी हो सकती है, ऊपर वाली से नीचे वाली बड़ी भी हो सकती है, ऊपर वाली छोटी नीचे वाली बड़ी हो सकती है, ऊपर वाली बड़ी नीचे वाली छोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है, सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर है माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, वो सभी क्या होंगे, वो सभी क्या होंगे भाई, रैशनल नंबर्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उनके सब के बटे में एक होता है और रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 की सिवा से कुछ भी, ठीक है। अब ये बताओ, क्या सभी नेचुरल नंबर और होल नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे? बताओ, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब इंटीजर्स ही सारे रैशनल नंबर हो गए, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर को तो रैशनल नंबर होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, अब अपने को ये बोलते क्या सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से इंफिनिटी, तो सारे आ गए या नहीं आ गए इंटीजर्स में। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से इंफिनिटी, तो सारे आ गए या नहीं आ गए इंटीजर्स में, आ गए ना। इससे उधर उधर सारे होल नंबर्स ही हैं, इधर वाले एक्स्ट्रा हो रहे हैं इंटीजर्स में। तो अपन क्या बोले, जब इंटीजर्स माइनस माइनस की सारी संख्याएं उनके बटे में एक, 0 के बटे में एक और प्लस की जितनी संख्याएं उनके बटे में एक, जब इंटीजर्स ही सारे रैशनल नंबर हो गए, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर तो ऑटोमेटिक रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होंगे? ठीक है, क्या सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होंगे? भाई जब आप क्या सोचेंगे अपन, जब सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो सारे रैशनल नंबर भी इंटीजर्स होंगे? भाई नहीं होंगे, ठीक है। वो सिर्फ एक कंडीशन बताइए कि सभी इंटीजर्स तो रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि उनके बटे में एक लिख देंगे, लेकिन p बाई क्यू की फॉर्म में तो ये संख्या भी है, p बाई क्यू की फॉर्म में तो ये संख्या भी है, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि q की वैल्यू 0 नहीं है और p बाई q की फॉर्म में है, p की वैल्यू 118 है, q की वैल्यू 17 है, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, एक क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। ऊपर वाली संख्या को अलग से देखें तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये टोटल एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, और इंटीजर्स में क्या होती है, सिर्फ जो कंप्लीट संख्याएं होती हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना भाई, सभी इंटीजर्स तो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स नहीं होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया भाई। इसके बाद देखो कुछ पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स है, अगर हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स को
अगर हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को, ये x है ये y है, ये दोनों क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है, और ये भी रैशनल नंबर है। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा z, ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। ये चार कंडीशन है भाई, किस किस की, एडिशन की, सब्सट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, जो आपके 8th क्लास में आई भी थी, याद है आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद है, उनमें सिखाया गया था आपको कि क्या क्या होती है, किन किन को जोड़ने से दोबारा से नेचुरल नंबर आएंगे नहीं, किन किन को जोड़ने से इंटीजर्स आएंगे या नहीं। तीन चीजों पे अप्लाई करके दिखाए थे ना, किस किस पे करके दिखाए थे, होल नंबर पे, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर तो आ ही जाते हैं एक से इंफिनिटी, होल नंबर में जीरो और एक्स्ट्रा होता है। तो जब होल नंबर्स पे अप्लाई करके देखा था, इंटीजर्स पे अप्लाई करके देखा था, रैशनल नंबर्स पे अप्लाई करके देखा था, तो अपने को क्या पता चला था कि a प्लस बी करने पे, या उनमें भी चार चार कंडीशन थी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों पे अपन ने क्या कर करके देखा था, अप्लाई कर करके देखा था, अपने को पता चला था इनके ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है भाई। तो वैसे ही अपन क्या करेंगे, इनमें चारों कंडीशंस में लगाए देखें। देखो x प्लस वाई, इनमें अपन बता रहे हैं अगर x प्लस वाई, x एक रैशनल नंबर है और y भी एक रैशनल नंबर है, तो z जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। सब्सट्रैक्शन में x माइनस वाई, ये दोनों रैशनल नंबर हैं, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा x माइनस वाई का, वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। x गुणा वाई, ये दोनों रैशनल नंबर है, ठीक है, और इनका जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद डिवीजन में x बटे y, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई x डिवाइड बाई y, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रैशनल नंबर तो आएगा, लेकिन इसके लिए क्या है, एक कंडीशन है कि जो y की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि y को अगर 0 करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इंफिनिटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें डिवीजन में अपने को क्या ध्यान में रखना है, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। जोड़ेंगे तो भी, दो रैशनल नंबर को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, घटाएंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल नंबर आएगा, और डिवाइड करेंगे दो रैशनल नंबर्स को आपस में तो भी वो रैशनल नंबर आएगा। सिर्फ कंडीशन ये है कि जो y है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे इतना समझ में। अब आप अपनी बुक का, एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 3 निकाल लो, बेसिक चीजें आपने पढ़ ली, अब आप क्या निकाल लो, पेज नंबर 3, ठीक है। पेज नंबर 3 पे आपका एग्जांपल नंबर 1 दिया है, पेज नंबर 3 पे क्या दिया है, एग्जांपल नंबर 1 दिया है, और वो क्या दिया है, देखो आपको बोल बोल के ही समझाते हैं तीनों बात। देखो एग्जांपल नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो सही है या गलत है, और सही है या गलत है जो भी आप आंसर देते हो उसका रीजन बताओ कि वो सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या दी है पहली स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है, 0 से लेके इंफिनिटी तक। क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इसका कहने का मतलब है कि जितने भी होल नंबर्स हैं क्या वो नेचुरल नंबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आपको मैंने बताया था कि होल नंबर 0 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो सभी नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी होते हैं और होल नंबर में 1 से इंफिनिटी तक की संख्याएं आती हैं, 0 ही एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, नेचुरल नंबर सिर्फ 1 से इंफिनिटी तक होते हैं। अगर उल्टा पूछ लेता ना कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे या नहीं होंगे,
तो अपन बोलते यस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि होल नंबर्स में भी 1 से लेके इंफिनिटी तक की संख्याएं होती है। ठीक है, लेकिन इसने पूछा क्या है, क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे? लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि होल नंबर्स में क्या आता है, जीरो भी आता है, और जीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं होता है। ठीक है भाई, पहले का रीजन समझ में आ गया। दूसरा देखो, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अभी अभी मैंने आपको एक बार पहले बोर्ड में उठाया है, मैंने आपको बताया था एवरी इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं? माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, कंप्लीट संख्याएं, उनको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। और उनके बटे में अगर हम एक एक कर देंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू एक होती है, अपने को पता है, अपन छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं कि जिस भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या डिनोमिनेटर में नहीं है तो उसके नीचे अपन क्या मानेंगे? एक मानेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या है, मान लो इंटीजर क्या हो गए, कोई भी है इंटीजर, 555 है, 455 है, 554 है। ठीक है, ये सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। लेकिन इनके नीचे अगर अपन एक मान लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? क्या बन जाएंगे? पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गए, और क्यू की वैल्यू 1 हो गई, जीरो रही नहीं, तो ये क्या बन जाएंगे? रैशनल नंबर। तो अपन क्या बोलेंगे? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अगर अपने को रीजन देना है तो कोई भी एक एग्जांपल लिख दो। 554 is a integer and it's a rational number because denominator in every integer is 1 and 1 is not equal to 0। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और इसमें क्या बोल रहा है ये? क्यू की वैल्यू 1 है तो वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए सभी जितनी भी वैल्यूज हैं इंटीजर्स की वो क्या होंगी? रैशनल नंबर्स हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखो इसका थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर। अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जब सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे तो सभी रैशनल नंबर भी इंटीजर्स होंगे। मैंने आपको क्या बताया? इंटीजर्स होते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी तक। इनके बटे में अगर अपन एक कर देंगे तो ये रैशनल नंबर तो बन जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही रैशनल नंबर होते हैं? रैशनल नंबर तो ये भी होते हैं 5/7, 11/15, 17/19, 555/111, 717/199। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये भी तो रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर्स हैं? नहीं है भाई, ये रैशनल नंबर तो है। ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, और कंडीशन क्या होती है? q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें 7 है, इसमें 15 है, इसमें 19 है, इसमें 111 है, इसमें 199 है। समझ रहे हो? तो ये क्या है? रैशनल नंबर्स तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते। ये रैशनल नंबर्स हैं लेकिन ये इंटीजर्स नहीं है। सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं लेकिन सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होंगे। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात? सभी जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर्स नहीं होंगे। और कोई भी अगर आपको रीजन पूछा है तो एग्जांपल दे दो, कोई भी ये एग्जांपल लिख दो और इसको बोल दो 17/19 ये रैशनल नंबर बट इट्स नॉट एन इंटीजर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ गए समझ में? इसके बाद देखो आप, एग्जांपल नंबर आपका 1 भाई कंप्लीट हो गया। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। इसके 3 पार्ट थे। अब देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अब इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, क्या आएगा? एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर कितना है? 3 है, और एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके? 1 और 2 के। 1 और 2।
बिटवीन 1 एंड, ये क्वेश्चन है भाई। कोई भी 5 रैशनल नंबर निकालो किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 भी रैशनल नंबर है, 1/1 और 2/1, ये भी तो रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अपन देखो क्या करेंगे। एक तो भाई मेथड है जो बहुत ही हार्ड पड़ता है, जो अपने बुक में भी दे रखा है, ठीक है। वो हार्ड कैसे पड़ता है, ये क्या बोल रहा है भाई, 1 और 2 के बीच में निकालना है। तो अपन बचपन से पढ़ते हैं कि किसी किन्हीं भी दो संख्याओं के अगर बीच की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, a + b करके और उसके बटे में 2 कर देंगे, उनकी बीच की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो a + b इस हिसाब से क्या हो गया, 3/2 आ गई इनके बीच की संख्या भाई, 1 3/2 और 2, एक संख्या निकला इनके बीच। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की निकालेंगे। इन दोनों के बीच की भी तो इसके बीच की होंगी, तो 1 प्लस में 3/2 और उसके बटे में 2, ऐसे निकालेंगे। पहले इनके ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, फिर इस टोटल का एलसीएम लेंगे, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच की निकालेंगे, 3/2 प्लस में 2/1, ये 2/1 ही है, और अपॉन में 2, इनका एलसीएम निकालो पहले, फिर उसका 2 के साथ एलसीएम निकालो। तो ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, इसमें 5 रैशनल नंबर पूछ रखे हैं आपको बीच के, लेकिन इसकी जगह ये भी पूछ सकता है कि आप 11 रैशनल नंबर्स निकालो 1 और 2 के बीच में, क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितने भी अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। कितने भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। अब आपको इसका बताते हैं एक इजी तरीका। इजी तरीका क्या है वो देखो आप, ठीक है। इजी तरीका क्या है, अपन ने क्या किया, 1 और 2 दे रखे हैं अपने को, और कितने रैशनल नंबर्स पूछ रखे हैं, 5। तो अपने को कितने रैशनल नंबर पूछ रखे हैं, 5। तो अपन क्या करेंगे, 5 के अंदर 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 6, ठीक है। 6 आ गया ना, जो जितने भी आपसे पूछ रखे हैं उसके अंदर +1 कर दो, 5 के अंदर 1 जोड़ दिया, 6 हो गए। अब क्या करो, अपने को जो दो संख्याएं दी हैं 1 और 2, जिनके बीच में अपने को 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, उन दोनों को ले लो और उनको 1 बढ़ा के, जो ये अपनी संख्या ही है, इससे मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या है, 1 है, पहली संख्या 1 है, और इसको क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 6 से डिवाइड भी कर दें। क्या इस संख्या का कुछ बदल गया है, बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी संख्या को एक फिक्स संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, इनको काटेंगे तो दोबारा, इनको दोबारा काटेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया, और 1 गुणा 1 कितना आता है, 1 होता है। इसकी जगह मान लो 2 भी है, इधर देखते हैं अपन, इसकी जगह इधर 2 दे रखा है भाई, 1 से तो ये बोलते हैं सर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आएगी, 2 से कर लो, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड करो, काटते हैं क्या आएगा, 1 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा। तो अगर किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर्स पूछे हैं उससे 1 बढ़ा के और मल्टीप्लाई भी कर देंगे दोनों संख्याओं को और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है भाई। अपना आंसर क्या आया, यहाँ पे क्या आ गया, 6/6 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 12/6 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है, लेकिन नोमिनेटर अलग हो गया। अलग क्या है, इसका पहले 1 का उसका 2 था, अब इसका 6 है और उसका 12 है, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को तो सेम रख लेंगे, ठीक है, और 6 से 12 की जितनी भी संख्याएं हैं उनको सभी को लिखते चलेंगे। तो ये क्या हो गया, 7/6, ये 8/6, ये 9/6, ये 10/6, ये 11/6, और ये हो गया 12/6। कितने रैशनल नंबर्स पूछे थे अपने से, 5 रैशनल नंबर्स, कितने आ गए, 1 2 3 4 और 5, 5 रैशनल नंबर्स आ गए ना, ठीक है। और रैशनल नंबर्स भी है, ये p की वैल्यू भी है, q की वैल्यू भी है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू किसी भी संख्या में 0 भी नहीं है। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अपन रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। देखो इसी जगह में सोल्व हो गया, और ये तो मैंने करके लिखा है, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे लिखा है। अब अगर अपन चाहें रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो अपन इनको चेंज भी कर सकते हैं,
इनको लिखा रहने, एग्जामिनर आपके आंसर जो है नंबर है वो नहीं काटेगा, ठीक है। इसको ऐसे के ऐसे लिखा रहने दो, या फिर इसको काट के दोबारा से वही लिख दो, 1 और 2, और 1 और 2 के बीच में ये 5 क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई आपको कि बीच के जो नंबर्स हैं वो हमने कैसे निकाले। हाँ भाई, समझ में आ गई। जितने से मल्टीप्लाई किया, कोई भी संख्या ले लो, चलो आपको एक एग्जांपल और करवा देते हैं, आपकी बुक में नहीं है, कोई भी ले लो आप, ठीक है। फाइंड 5 की जगह आप क्या कर लो, 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7, 6 और 7 के बीच में 8 रैशनल नंबर्स निकालो। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। अगर मीन निकाल के करने लग जाएंगे अपन, बटे में 2 बटे में 2 वाला, तो क्या आएगा, देखो इस क्वेश्चन को देखो। पहली संख्या अपने से कितने पूछा है, 8 पूछे हैं, तो अपन क्या करेंगे, 8 + 1 = 9। किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड करना है, 9 से, ठीक है। तो क्या आ गया, 6 को क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, और इधर क्या करेंगे, 7 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, ठीक है। कितने हो गए, 9 छक्का 54 बटे 9, ठीक है भाई। ये संख्या तो ये आ गई, ये इधर क्या आ गई, 9 7 63, 63 बटे 9, ये दोनों संख्या आ गई। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमिनेटर डिफरेंट, 54 से लेकर 63, बीच की जितनी संख्या है सारी लिख, 55 बटे 9, 56 बटे 9, 57 बटे 9, 58 बटे 9, 59 बटे 9, 60 बटे 9, 61 बटे 9 और 62 बटे 9। बताओ कितने रैशनल नंबर्स आ गए बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने पूछे थे, 8 पूछे थे। कितना इजी हो गया क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को आप मीन लेके निकालने लग जाओ दो संख्याओं के बीच में, क्या करना पड़ेगा, 6 + 7 बटे 2, कितने हो गए, 13 बटे 2, ठीक है। तो 6 आ गया, 13 बटे 2 आ गया और 7 आ गया। इनके बीच के 8 निकालनी, अभी तो 1 आई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 बटे 1 प्लस में 13 बटे 2, और इन दोनों की बीच की संख्या के लिए बटे में 2। पहले इनका ऊपर एलसीएम लो, उसको सोल्व करो, उसके बाद जो नीचे ले रखा है उसको मल्टीप्लाई करो उल्टा करके, नीचे 2 बटे 1 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, नोमिनेटर लिया, एलसीएम लिया तो 2 आ गया, और 6 दूनी 12 प्लस 13 बटे 2 अपॉन में 2, ठीक है। क्या आ गया, 15 बटे 2, ठीक है। और अपॉन में 2 बटे 1, इसको उल्टा में करो, 15 बटे 2 गुना में 1 बटे 2, क्या आ गया, 15 बटे 4। तो इतना निकालने के बाद क्या रिजल्ट आया, 6, और उनके बीच की संख्या 13 बटे 2 और 6 के बीच की संख्या क्या आई, 15 बटे 4 और फिर 13 बटे 2 और फिर 7। अभी तक सिर्फ 2 निकली हैं, 8 निकालनी है। अब इसके इसके बीच में निकालो, इसके इसके बीच का निकालो, इसके इसके बीच का निकालो, बटे में 2 करके 3 संख्याएं और आएंगी, 5 हो जाएंगी। फिर उनमें से बीच बीच की 3 संख्याएं और निकालो, तब जाके 8 निकलेंगी। और ये एकदम सिंपल तरीका है, जितनी पूछ रखी है उसको 1 बढ़ाओ, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को सेम रखो, ऊपर वाली संख्याएं इससे लेके इस संख्या के बीच की जितनी संख्याएं उनको लिख दो, डिनोमिनेटर में सेम लिख दो, तो बीच के रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ए की वैल्यू भी है, क्यू की वैल्यू भी है, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये सारी संख्याएं क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है भाई। इसी तरह से जैसे हमने आज किए हैं, इसी तरह से पूरा बेसिक पढ़ के हर चैप्टर का पूरा बेसिक पढ़ के, और फिर उसके सभी एग्जांपल्स अपन बोर्ड पे करेंगे, और सभी जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हैं वो हम बोर्ड पे करेंगे यहाँ पे। इसमें कोई शक नहीं है, चाहे अपना सिलेबस 3 महीने में खत्म हो, चाहे 4 महीने में खत्म हो, चाहे 5 महीने में खत्म हो। अगर आज से अपन 5 महीने भी लगा के चलेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपके पेपर होते हैं मार्च में। अगर 5 महीने में आप अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे बोर्ड पे कर लेते हो तो आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आप 5 महीने में एक एक क्वेश्चन का सिलेबस कर लोगे ना तो फिर अगले 4 महीने में जो फरवरी के लास्ट में या मार्च में आपके एग्जाम होते हैं तब तक आप कम से कम 2 बार उनका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, 2 बार ऐप पे रिवीजन कर लोगे, जितनी बार देखो आपका सिलेबस करवा देंगे, जैसे ही स्कूल में आपका रिवीजन चालू होता है आप ऐप पे भी साथ के साथ रिवीजन चालू कर दो। जो एक्सरसाइजेज आपको स्कूल में बताते हैं भाई कल इनका टेस्ट होगा या कल इनका रिवीजन है पढ़ के आना, उन्हें को घर पे आओ, ऐप खोल लो अपनी, ठीक है, क्लास खोल लो, कौन सा चैप्टर है उस चैप्टर की जो वीडियोज हैं उनको स्पीड को 1.5 गुना बढ़ा के और फटाफट सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लो। अगले दिन जाके टेस्ट देके देखो आपके सभी क्वेश्चन सही आएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे कराएंगे। ऑफलाइन ट्यूशन या स्कूल की तरह नहीं है कि 3 एग्जाम्पल टीचर ने करवा दिया और अगले दिन बोल रहे हैं चलो भाई पूरी एक्सरसाइज कर लाना, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, वो सिस्टम नहीं है, एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवाएंगे। और ये आपको बता देता हूं मैं, कोई भी एग्जाम हो, आप तो स्कूल्स के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, स्कूल से निकलने के बाद भी अगर आप कंपटीशन के एग्जाम दोगे तो भी आज भी आप जाके देख लेना, प्राइवेट वाले तो बुक्स नहीं दे रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी स्कूलों की जो लाइब्रेरीज हैं उनसे, सरकारी स्कूलों की जो एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई है ना बोर्ड की, ठीक है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड तीनों में ही कौन सी बुक लगी हुई है, एनसीईआरटी। तो हरियाणा, राजस्थान और सीबीएसई तीनों का सिलेबस क्या है, सेम है, एग्जैक्ट सेम है, एक एक क्वेश्चन बुक्स का सेम है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पहले तो एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है स्कूल में, ठीक है, क्योंकि पहले तो स्कूल वाले किसी ने एलिमेंट की लगा रखी है, किसी ने प्रदीप की लगा रखी है, किसी ने एसएम की लगा रखी है, पता नहीं किस किस की बुक लगा रखी है। लेकिन बाद में जब ये बेसिक चीजें करने के बाद दूसरी बुक्स में से पढ़ने के बाद जब कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं ना उस टाइम पे क्या होता है, एनसीईआरटी की बुक्स लाइब्रेरी से ज्यादा आगे पढ़नी पड़ती है। क्योंकि जो कंपटीशन का एग्जाम आता है वो किसी राइटर की किसी पब्लिकेशन की बुक नहीं उठाते हैं, वो एनसीईआरटी की जो बोर्ड की बुक्स हैं उनको उठाते हैं और उनमें से क्वेश्चन बनाते हैं। और आपको अगर शक हो तो आप देख लेना, आपका जो बोर्ड का 10th का या 12th का, आप अभी 9th में हो, 10th में हो गए या पीछे 8th के भी अगर आपके बोर्ड था तो आप दे के आए हो गया एग्जाम, कभी भी देख लेना बोर्ड जो भी पेपर बनाता है 10th का 12th कभी भी देख लेना, पूरे का पूरा जो पेपर है वो हमेशा एनसीईआरटी की बुक के अंदर से मिलता है। चाहे आपको कोई थ्योरम पूछ ले, वो चाहे आपको कोई एग्जाम्पल पूछ ले या एक्सरसाइज क्वेश्चन पूछ ले, मिलेगा आपको एनसीईआरटी की बुक में से। बाकी इसके अलावा अगर आपको तैयारी करनी ही नहीं है, स्कूल वालों की माननी है कि भाई स्कूल वालों ने बुक लगा रखी है उसी में से पढ़ना है, तो भैया आप आराम से अपने स्कूल वालों की मानो, जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा। जिस दिन आपका बोर्ड का रिजल्ट आए, आपका पेपर हो, उस दिन आप पेपर को आगे और मिलाना, आपकी जो प्रदीप की एलिमेंट्स की बुक लगा रखी है उनमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं एक छोटा सा पेज दे देते हैं सभी एक्सरसाइजेज का। आपकी जो बुक है, आपकी जो एलिमेंट की बुक है ना उसके अंदर एनसीईआरटी बुक का एक एक क्वेश्चन मिलेगा, देख लेना। तो क्या बोल देते हैं भाई एलिमेंट की बुक में से तो आया ये, लेकिन एलिमेंट की बुक लगा देते हैं। एलिमेंट की बुक इतनी हैवी है, एलिमेंट की बुक इतनी हैवी है कि बच्चों से पूरी पूरी साल में एक बार भी रिवीजन नहीं कर पाते हैं, दिन रात मैथ के लगे रहते हैं ना तो भी उनका सिलेबस पूरा नहीं होता, इतनी मोटी बुक है एलिमेंट की। और एनसीईआरटी की इतनी है, पेपर इसी में से आता है, लेकिन स्कूल वाले पढ़वाते हैं कौन सी, एलिमेंट वाली। और क्यों पढ़वाते हैं, अगर आपको रीजन पता करना है तो आप एक काम करना, जो आपकी दोनों बुक्स हैं एलिमेंट की और एनसीईआरटी की, उन दोनों के प्रिंट रेट्स देख लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स की बुक या किसी भी अदर राइटर की प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स क्यों लगाते हैं स्कूल वाले। ठीक है, समझ गए आप क्यों लगाते हैं, वो आप देख लेना। एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट है, आगे भी आप जिस चीज की तैयारी करोगे उसमें सिलेबस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो आपका एनसीईआरटी में जो सिलेबस दे रखा है उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, अब आपको ये बोल दे, आपको मैथ्स में एनसीईआरटी बुक में 5 + 7 जोड़ करना सिखा दिया, कितने होते हैं, 12, ठीक है,
ये आपको क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ और उसमें आपसे पूछ लिया 12 + 13 बताओ कितने होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन दे सकता है और उसको ये बोलते हैं एनसीईआरटी की बुक में से नहीं आया। अरे चीज तो वही है, एक एक क्वेश्चन आपको थोड़ा ना बताएंगे पूरे वर्ल्ड में जितने बने हैं, लेकिन उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी। और आपके जो बोर्ड्स होते हैं उनमें तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं कंपटीशन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, तो उनमें सिर्फ अगर बुक में एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है, वो सिर्फ इतना चेंज कर सकते हैं, रकम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर एनसीईआरटी का जो बेस है, एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड आएगा, या आप लिखवा के ले लो मैसेज से। और जिस दिन आप बोर्ड का एग्जाम दे के आओ ना, उस दिन आगे और मेरे को बता देना कि सर हमारी जो बोर्ड का पेपर है उसमें से ये क्वेश्चन बाहर आ गए एनसीईआरटी की बुक से। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस अंदर से मिलेंगे। हाँ, पेपर को टफ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक चाहे तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन दे दो, चाहे 5 नंबर वाला दे दो, उसकी सिर्फ रकम चेंज करके और बुक से बाहर दे देते हैं। बाकी अगर आपका 80 नंबर का पेपर आता है तो उसमें 75+ नंबर का जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपको एनसीईआरटी की बुक के ही मिलेंगे। ठीक है, और जो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, कभी कभी 2 का भी दे देते हैं, 78 नंबर का पूरा एनसीईआरटी में चल देते हैं, वो क्वेश्चन देते हैं, उसकी सिर्फ रकम चेंज करते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करते हैं उसका, पूरा का पूरा एनसीईआरटी। ये भी कभी कभी होता है, बाकी मैक्सिमम जो आपका पेपर है वो एनसीईआरटी बुक में से ही आता है, 80 के 80 नंबर का। ठीक है भाई, समझ गए? गुड बाय, ऑल द बेस्ट। ये आपकी क्लास थी। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही अपन रेगुलर डेली लगभग 40 से 45 मिनट की डेली की क्लास होगी आपकी। ठीक है, आज तो अपना एग्जांपल्स खत्म हो गए थे और एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे, वो अपन से इतनी देर में होते नहीं, तो अपन कल करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। रोजाना अपन क्या करेंगे, एक दिन बेसिक पढ़ के एग्जांपल्स करेंगे और एक दिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और सभी के सभी क्वेश्चन। स्कूल की तरह नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन के 5 पार्ट दे रखे हैं, टीचर ने 2 समझा दिए, 3 बोल देंगे आप कर लेना। नहीं, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे अपन बोर्ड पे करवाएंगे। ठीक है, और एकदम बेसिक से करवाएंगे। अभी आपको करवाया होगा, आप समझ गए होंगे, आप स्कूल में भी जा रहे हो, स्कूल में आपकी क्लासेस लगी हुई है, आपके एक 2 3 चैप्टर हो भी चुके हैं। आप खुद ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि स्कूल वाले हमें ऐसे ही पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, या हम बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं, हमारी तरह पढ़ाते हैं, नहीं बताते हैं, आप खुद देख लेना। और भाई कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, कुछ बच्चे कमजोर भी होते हैं, तो कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा ये ना समझे कि सर जो आपने बेसिक चीजें बताई थी वो हमें पहले से ही पता है। ठीक है भाई, हर टाइप के बच्चों को लेके चलना पड़ता है। स्कूल में तो सेक्शन अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, इंटेलिजेंट को एक में बिठा देते हैं सेक्शन में, टीचर उनको ऊपर से सारी चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होते हैं बच्चों को वो नहीं पढ़ाते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। और जो लोअर सेक्शंस होते हैं स्कूल में उनको एकदम बेसिक से पढ़ाना पड़ता है। तो अपने पास भाई सेक्शंस नहीं है, अपने को क्या करना पड़ेगा, एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपका रिवीजन हो जाता है, तो उसमें क्या पड़ेगा और अच्छी तरह दिमाग में फिट होगा। जितने आपके कंपटीशन के एग्जाम में सभी में 12th तक का ही सिलेबस आता है, उससे ऊपर किसी भी एग्जाम में सिलेबस नहीं आता है, सिर्फ टीचिंग के जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है उनको छोड़ के। हर एक में 11 12 तक का ही सिलेबस आता है हर कंपटीशन एग्जाम में, ये बात आप याद रखना। तो जल्दी जल्दी क्लासेस खरीदो और फटाफट अपन सिलेबस शुरू करते हैं, और जल्दी से जल्दी सिलेबस को एक एक क्वेश्चन करके एग्जाम्पल करके खत्म करते हैं। उसके बाद आप रिवीजन शुरू करना। पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई, पढ़ाई से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, पढ़ाई से इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास पढ़ाई है तो आप कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हो, और पढ़ाई नहीं है ना तो आपको कोई भी पागल बना देगा। ठीक है भाई, फटाफट जल्दी से जल्दी लेक्चर्स बाई करो, ट्यूशंस बाई करो और स्टार्ट कर दो पढ़ना। बहुत ही कम फीस है, इतनी कम फीस में मेरे हिसाब से शायद जितनी हम फीस ले रहे हैं इतने फीस में तो क्या बोलते हैं आप, इससे ज्यादा के तो गोलगप्पे कुरकुरे चिप्स खा जाते हो पूरी साल में स्कूल में जाते हो तो। ठीक है भाई, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। आगे की क्लास करते हैं कल।